Assalamu alaikum everyone. क्या हाल है आप लोगों के? I hope you all are good. This is Altaf Sensha and I welcome you all in a short brief video related to descriptive test of Ministry of Defense, particularly for Assistant Director and Inspector. सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत मुबारक कि आप सब लोगों ने जो है ये जो बहुत ही मेरे नज़दीक इसका मुश्किल वाला पार्ट होता है स्क्रीनिंग, वो पास कर लिया है। आई पास्ड दिस टेस्ट इन 2019। मेरा जो था स्क्रीनिंग हैदराबाद में मैंने दिया था, उस वक्त एनटीएस लेती थी। आई थिंक अभी भी एनटीएस ही लेती है, लेकिन एनटीएस का नाम इन फ्रंट नहीं होता है। 200 एमसीक्यूज थे उस वक्त, और हर दफा सिलेबस चेंज होता रहता है, तो यू नेवर नो कि क्या सिलेबस स्क्रीनिंग का आ सकता है। और नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद जब स्क्रीनिंग आपकी पास होती है तो आप लोग जो है ना डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की तरफ जाते हैं। अब जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है उसके लिए अगर मैं आपको थोड़ा कुछ बता दूं तो टाइम बहुत कम होता है स्क्रीनिंग का। जैसे ही रिजल्ट आता है तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और रिजल्ट के बीच में आई थिंक कोई 4-5 दिन का गैप होता है। मेरे साथ भी यही हुआ था। रिजल्ट आया था ट्यूसडे को, और आई थिंक संडे को हमारी जो थी ना वो रिटन टेस्ट थी, जितना मुझे याद आ रहा है। अब आई विल कीप दिस वीडियो वेरी शॉर्ट, क्योंकि आप सब लोग कुछ मुझे मैसेजेस भी आए थे, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास ऐसे पढ़ चुके हैं, क्रिमिनोलॉजी पढ़ चुके हैं या कुछ और सब्जेक्ट, तो उनके मैसेजेस आए थे रिगार्डिंग, और उनसे मेरा कांटेक्ट भी था स्क्रीनिंग के हवाले से कि ये करना है। और अब क्योंकि मेरे पास कोई मैसेजेस भी ज़्यादा थे, और वैसे भी मेरा शौक था कि मैं कभी ना कभी डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपलोड करूंगा, क्योंकि ये बड़ी ही मज़ेदार टेस्ट थी, कोई प्रिपरेशन भी नहीं थी, और जाते ही हमने वहाँ पे रिटन एग्जाम दिया और रिजल्ट आ गया और पास हो गए। टोटल जो मेरी स्क्रीनिंग और रिटन की जर्नी थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने ये टेस्ट दी थी, और मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बस प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएस, और मैंने कहा चलो इसको भी देख लेते हैं। आ गई तो भर लिया, स्क्रीनिंग पास हो गई, फिर डिस्क्रिप्टिव भी कोई इससे तैयारी नहीं की थी, जाके बैठ गए, पास हो गए। अब उनमें फैक्टर्स पास होने के सिर्फ एक ही थे, वो फैक्टर था सीएसएस की तैयारी। कि मैं सीएसएस की जो तैयारी कर रहा था, ऐसे की, करंट अफेयर्स की, पाकिस्तान अफेयर्स की सारी वो जो तैयारी थी, वो मुझे इसमें भी काम आ गई। ठीक है। तो अब आप लोगों के लिए अगर मैं सिलेबस बताऊं, तो हमारे वक्त और पिछली बैच के जो मेरे कुछ स्टूडेंट्स पास थे उनसे भी मैंने पूछा, तो सिलेबस यही था कि दो आपके पेपर्स होते हैं। एक ऐसे का पेपर होता है, और एक पेपर होता है जिसमें करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स होता है, लेकिन एक दफा उन्होंने इस्लामिक स्टडीज भी दे दिया था। तो हम इन तीनों को पेपर 2 में रखते हैं। ठीक है। तो आप समझ लें कि आपके पास दो पेपर्स हैं, एक ऐसे का पेपर है और एक करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामिक स्टडीज का पेपर है। अब आपकी 1-2 दिन बाद रिटन टेस्ट है। अब आप कोई ऐसे प्रिपरेशन तो नहीं कर सकते। अब आपकी प्रिपरेशन इसमें वही काम आएगी जो पहले से आप करते आ रहे हैं। अगर आप सीएसएस एस्पायरेंट हैं तो आपको काफी एज है बाकी एस्पायरेंट से, कि आप ये टेस्ट इजीली पास कर सकते हैं, अगर थोड़ा आप प्लानिंग के साथ उसको अटेम्प्ट करें। ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो अब आप स्टार्ट करते हैं ऐसे के साथ, कि जो आपका ऐसे इसमें आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, उसकी नेचर क्या होती है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे वक्त जो थे ऐसे, वो आई थिंक 4 एसेस थे, और उनमें से कोई एक अटेम्प्ट करना था। मुझे अभी भी याद है, जो मैंने अटेम्प्ट किया था वो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड था, और एसेस जो चारों ही थे वो कोई 2-3 लाइंस में उनकी स्टेटमेंट लिखी हुई थी। अब जब भी 2-3 लाइन की स्टेटमेंट्स हो, तो ऐसा समझेंगे कि ये बहुत ही आसान किस्म का ऐसे है। पहले से ही वो जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट होती है, उसमें से आपका आउटलाइन सारी बन जाती है। आपको आइडिया हो जाता है कि करना क्या है। मेरे वक्त जो ऐसे था, आई थिंक इट वाज the global warming has negative effects on the Pakistan's energy, environment, politics, economy, and social life. Suggest measures to eliminate the elevate the global warming. अब ये देखें, इतना आसान था कि पहले जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके कौन कौन से इफेक्ट हैं, अब उसने वो बता भी दिए थे कि एनर्जी, इन्वायरमेंट, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक लाइफ जो है उन पे कौन कौन से इफेक्ट हैं। तो वो सारे मैंने
जो आउटलाइन बनाई थी वो प्रॉपर उन्हीं स्टेटमेंट से निकाल के इफेक्ट्स एक एक हेडिंग बनाता गया कि इन ग्लोबल वार्मिंग के क्या इफेक्ट्स हैं इकोनॉमी पे, क्या इफेक्ट्स हैं सोशल लाइफ पे, क्या इफेक्ट्स हैं पॉलिटिकल लाइफ पे। फिर मैंने सजेशन जो मैयर्स दिए उसमें भी 6 मैंने कुछ सजेशन दी थी। तो आप अगर समझ लें तो मेरी आउटलाइन जो है वो सारी स्टेटमेंट से ही निकल गई थी। ठीक है। एक पहली जो हेडिंग थी वो इंट्रोडक्शन की थी। ठीक है। दूसरी जो हेडिंग थी वो अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल वार्मिंग, कोई इस तरह की स्टेटमेंट थी। तीसरी जो थी वो वही जो मैंने टाइटल वाली स्टेटमेंट थी कि ग्लोबल वार्मिंग हैज नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन सोशल पॉलिटिकल। फिर इस तरह मैंने लिख लिया कि ग्लोबल वार्मिंग हैज नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। फिर मैंने 3.1 में सोशल लिख दिया। 3.1 थोड़ा एलोबरेटिव था। ठीक है। डिटेल में मेरी भी हेडिंग्स थी सारी। फिर इस तरह करके फिर फोर्थ जो मेरी हेडिंग थी वो सजेशंस की थी। ठीक है। फिर मैंने 5-6 सजेशन देके आखिर में कंक्लूजन दे दिया था। ठीक है। तो इस तरीके की आउटलाइन बन गई थी, क्योंकि इससे जो था टॉपिक जो था वो बहुत ही आसान था। अब अगर आप लोगों के पास भी इस तरह का टॉपिक आ रहा है, फिर आप अगर 2-3 दफा स्टेटमेंट को ठीक से पढ़ लेंगे तो आउटलाइन आपकी उससे बन जाएगी। अगर आपके पास इस तरह के नहीं आ रहे हैं तो फिर वही CSS वाला फॉर्मूला कि आप थोड़ी पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। ब्रेनस्टॉर्मिंग तो दोनों में होगी, लेकिन उस पर फिर थोड़ा ज्यादा आपकी एनर्जी इन्वेस्ट होगी। प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और उसके बाद प्रॉपरली बैठ के आप एक आउटलाइन बनाएं। अब जो आउटलाइन है वो जरूर आपको बनानी है। ठीक है। मैं आपको बताता चलूं कि जब मैं पास हुआ था तो ऑब्वियसली देवर अदर फ्रेंड्स ऑफ माइंड जो स्क्रीनिंग पास कर चुके थे और वो भी अपीयर हुए थे डिस्क्रिप्टिव में। मुझे जितना याद है हम सब वो पास हुए थे जिन्होंने आउटलाइन दी थी। ठीक है। अब मैं अगर आपको थोड़ा और बताता चलूं तो ये मैंने नीचे लिखा भी है कि आपकी जो थिंग्स टू रिमेम्बर, ठीक है, जो मेजर गेम है ना पूरी ऐसे में, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि अगर आप CSS एस्पायरेंट है तो आपकी प्रैक्टिस मोस्टली 3 घंटे की होगी कि 3 घंटे में से पूरा करना है। यहाँ पे आपको जो ऐसे है वो 2 घंटे में पूरा करना है। ठीक है। अब 2 घंटे में पूरे करने का मकसद ये कभी भी नहीं है कि आप चीजों में कंप्रोमाइज कर लें। आप बस क्या करेंगे कि थोड़ी ऐसे की लेंथ कम कर लेंगे। आप अगर 2 सफ़ों का आउटलाइन बनाते हैं तो आप 1 या 1.5 सफ़े का आउटलाइन बना लें। ठीक है। लेकिन आपको आउटलाइन बनानी है, और जो मेजर फोकस होगा एग्जामिनर का वो होगा आपके 3 चीजों पे। एक ये आउटलाइन पे, एक इंट्रोडक्शन पे, एक कंक्लूजन पे। ये तीनों प्रॉपर सही तरीके से देने हैं। एनी हाउ आउटलाइन बनानी है मिनिमम 1 पेज की, मैक्सिमम 1.5 पेज। ठीक है। इससे ज्यादा फिर अगर आप बनाते जाएंगे तो पूरा नहीं कर पाएंगे। दूसरा, इंट्रोडक्शन 1 पेज का लिखना है मिनिमम। ठीक है ना, 1 पेज का अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिख लें और फिर छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखते चले जाएं। ज्यादा डिटेल्ड पैराग्राफ्स ना हो, 5 to 7 सेंटेंसेस ये आपकी पैराग्राफ्स की लेंथ हो। फिर आप प्रॉपरली कंक्लूड करें ऐसे को, जिस तरह इससे CSS में आपने, अगर मेरे आप कभी स्टूडेंट रहे तो जिस तरह आपने बिल्कुल सिंपल सादा सा मेथड पढ़ा हुआ है ना कि ये इस तरीके से ऐसे होता है, इसमें भी उसी तरीके से ऐसे होगा। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। बस ये है कि आप समझे कि आपके पास 1 घंटा कम हो गया है। 1 घंटा कम मतलब आपकी आउटलाइन भी थोड़ी कम हो जाएगी। आउटलाइन कम हो गई तो ऑब्वियसली पूरे ऐसे की लेंथ कम होगी, लेकिन फिर भी यू हैव ट्राई टू टच 1500 वर्ड्स। ठीक है। 1500 वर्ड्स टच करने की कोशिश बहुत करनी है। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, यही पूरी गेम ही यही है। 3 घंटे से 2 घंटे हो गए तो आपको 2 घंटे के हिसाब से पूरा ऐसे सॉरी MOD का जो ऐसे का पेपर है वो अटेम्प्ट करना है। अब एक और बात अगर हम करते चलें तो ये जो है ऐसे का फॉर्मेट होना चाहिए। जब आप आउटलाइन पूरी कर लें तो फिर ऑब्वियसली आई एक्सपेक्ट कि आपको पता होगा कि ऐसे में कभी भी हेडिंग नहीं डालते। ठीक है। ऐसे जो है उसमें प्रॉपर आप सिर्फ प्रोज फॉर्म में विदाउट एनी हेडिंग लिखते चले जाते हैं पैराग्राफ्स। ठीक है। अब वो जो आपने आउटलाइन बनाई है, आउटलाइन का ही टाइमलाइन फॉलो करना है आपको इसमें। ठीक है। उसके अलावा जो है दूसरी बात अगर मैं आपको कहूँ कि आपको 1500 वर्ड टच करने हैं। बाकी CSS का जो ऐसे है वही फॉर्मेट फॉलो करना है। कोई भी इसमें आपको परेशान होने वाली जरूरत नहीं है कि पता नहीं क्या होगा। ट्राई टू प्ले स्मार्ट, जितने अच्छे फैक्ट्स कोटेशंस याद कर सकते हैं डालते जाएं, आसानी होगी। ठीक है। उसके अलावा आउटलाइन मैंने आपको अपनी जो बनाई थी वो मैंने थोड़ा रफ बता बता दिया। ऐसे का फॉर्मेट यही होगा कि आपको सबसे पहले जो है
आउटलाइन बनानी होगी। सबसे पहले जो, चले मैं आपको ना एक चीज बता देता हूँ कि आपका भी पेपर है कुछ दिनों में, आप समझ जाएंगे कि क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको ऊपर टाइटल देना है, ठीक है। अगर वो थर्ड नंबर आपने दिया हुआ है तो आपको 3 लिख के टाइटल लिखना है कि ये आपका टाइटल है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे आउटलाइन, ठीक है। फिर आप इंट्रो, थीसिस देना चाहे नहीं देना चाहे आपकी मर्जी है। थीसिस आप देना चाहें नहीं देना चाहें वो आप लोगों की मर्जी है, अगर दे दे तो भी ठीक है, नहीं भी कोई मसला नहीं है। थीसिस स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे आप लोग। फिर आपकी सेकंड हेडिंग, फिर उसकी सब हेडिंग्स, फिर थर्ड हेडिंग, मैक्सिमम 5 इसमें काफी है, ठीक है। फिर जैसे आपकी सारी आउटलाइन पूरी हो जाए फिर आप ऐसे का वर्ड लिखेंगे, टाइटल फिर नहीं, ऐसे का वर्ड लिखेंगे फिर ऐसे लिखते चले जाएंगे, बस दैट्स इट। 2 घंटे में आपको ये पूरा करना है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगा। ऐसे यही है, अब आपको मैं कोई डिटेल में बता नहीं सकता, ऐसे पढ़ा नहीं सकता। आई होप आपने कहीं ना कहीं से प्रॉपर ऐसे पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है फिर भी आसान है कि आपको सिंपली बस अंडरस्टैंड करना है। जो टाइटल है और जो चीज़ उसमें पूछी गई है बस वही लिखनी है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना है। उसी को थोड़ा डिटेल में लिख के आए, ये फॉर्मेट जो भी थोड़ा मैंने आपको बताया ये वाला फॉलो करके आ जाएं और इंशाल्लाह पास हो जाएंगे, ठीक है। अभी दूसरी तरफ चलते हैं, जो आपका दूसरा पेपर होता है करंट अफेयर्स पाकिस्तान और इस्लामिक स्टडीज। तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही करंट होते हैं। जैसे अभी जो भी दुनिया में चल रहा है, मतलब आप एक्सपेक्ट करेंगे इसराइल पैलेस्टाइन पे आएगा, ठीक है। आप एक्सपेक्ट करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी पे सवाल आएगा, आप एक्सपेक्ट करें कि अभी ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये इतनी पूरी दुनिया में फ्लड्स वगैरह ये सारी कुछ आ रही है, इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ आएगा। क्योंकि जब मुझे याद है उस वक्त भी जो करंट चीजें थी वो ज्यादा आई थी, ठीक है ना, उन्होंने कोई आउटडेटेड चीज नहीं दी थी, बहुत ही करंट नेचर की चीजें थी। लेकिन अब आप बैठ के कुछ तैयारी कर तो नहीं सकते, पढ़ तो नहीं सकते। सिलेबस जो इंस्पायर्ड होता है इनमें वही जो है CSS वाला ही होता है। पोर्शंस होंगे, करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन होगा, मोस्टली ये दो ही होंगे। अगर तीसरा होगा तो फिर इस्लामिक स्टडीज का होगा। फिर मैक्सिमम आप 15 को करें तो कितने आपके बनते हैं। इसमें आई थिंक कंपलसरी भी होता है, ठीक है ना, एक कंपलसरी होता है उसको ये आई थिंक 20 का कर देते हैं, बाकी इस तरह करके कोई 100 पूरी करते हैं मार्क्स। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये भी 2 घंटे का है और क्या करना है किस तरह करना है। बस आप कुछ चीजें सिर्फ दिमाग में रख लें कि आप लोग जो है मिनिमम कोशिश करके 4 साइड पेजेस का जवाब लिखें। 4 साइड पेजेस का, इसमें कोई आउटलाइन बनाने की जरूरत नहीं है। सवाल पढ़ें जवाब लिखते जाएं, सवाल पढ़ें जवाब लिखते जाएं। अगर अभी आप थोड़ी दिमाग में प्लानिंग कर लेंगे कि पर आंसर 25 मिनट देने हैं तो आपका ये पूरा हो जाएगा, ठीक ना। 20 से 25 थ्रेशोल्ड रख लें कि 20 25 20 25 इसकी अंदर हमें ये सवाल का जवाब पूरा लिखना है, तो आपके 4 पेजेस भी हो जाएंगे और जवाब भी पूरा हो जाएगा। और अभी इस वक्त आप इसकी अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करें। एक काम करें कि पाकिस्तान की करंट जो इकोनॉमिक सर्वे है वो निकालें, और क्या क्या उसमें फैक्ट्स हैं वो निकालें, और रीसेंट जो भी इकोनॉमिक रिलेटेड ओ सॉरी वर्ल्ड रिलेटेड फैक्ट्स हैं कि पाकिस्तान का इंडेक्स कौन से नंबर पे है, क्लाइमेट चेंज में वल्नरेबल पे कौन पे है, किसमें क्या है, ये अगर थोड़े फैक्ट्स निकाल लें। और अगर आपने CSS की तैयारी की है तो उस वक्त जो आपने थोड़े बहुत कोटेशंस इकट्ठे किए होंगे या फैक्ट्स जो भी इकट्ठे किए हैं आपने स्मार्ट मटेरियल, वही घुमा फिरा कर उनको थोड़ा देखते रहें और इसमें इनकॉर्पोरेट करके आ जाएं, ठीक है। जो आपके पास मटेरियल पहले से पड़ा हुआ है कोटेशंस का या फैक्ट्स का, जो भी आपके पास तैयार है, उनको सिर्फ अभी नजर घुमाते रहें एग्जाम हॉल तक, भले उनको ही देखते जाएं, कुछ और भले ना देखें, उनको ही देखते जाएं, वहां जाएं, अटेम्प्ट करें, इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं आपको सिर्फ एक टिप दूं जो आपका पूरा एग्जाम क्लियर कराने में बहुत ही मेजर रोल प्ले अदा कर सकती है, वो है कि आप स्पेशली करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स इस वाले पेपर में क्या करें कि पूरे क्वेश्चन पेपर को एक दफा ठीक से पढ़ें। उसको पढ़ने के बाद जो आपको सवाल अटेम्प्ट करने हैं पहले उनको रफ पेपर पे उनकी एक मेजर आउटलाइन बना लें। मतलब दिमाग में जो भी सोचने वाला काम है ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है जो भी, वो शुरू के 15 20 मिनट निकाल लें, और वो जितने भी आपको सवाल करने हैं उसकी मेजर हेडिंग से इसमें आप क्या डालेंगे, कौन सा कोटेशन, कुछ कुछ
वो लिखते चले जाएं। फिर आप क्या करेंगे, जब पेपर अटेम्प्ट करें, सारा आपके पास रफ वर्क किया होगा, फिर आपको सिर्फ लिखना है, बस घुमा दे जाए पेन। ठीक है, जो आपने आउटलाइन सेटिंग्स बनानी है घुमा दे जाए। इसमें ज्यादा आपके पास सोचने का टाइम नहीं होगा, इसमें ज्यादा परफेक्शन की तरफ मत जाइएगा। इसमें आप जो है कोशिश करिएगा कि थोड़ा ज्यादा भी लिखें जितना हो सकता है। और उसके अलावा ज्यादा जो आपकी गेम चीज उठाएगी वो होंगी इनकी हेडिंग्स, कि प्रॉपर करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स का सवाल हो। प्रॉपर इंट्रोडक्शन की हेडिंग अगर नहीं दे रहे हैं तो उसकी जगह एब्स्ट्रैक्ट की हेडिंग दे दें। एब्स्ट्रैक्ट में आप एक सेंटेंस नीचे लिख लें, वो जो एक सेंटेंस लिखेंगे वो काइंड ऑफ थीसिस होगी पूरे जवाब की, पूरे जवाब का मतलब क्रक्स होगा। उसके बाद सेकंड हेडिंग डालें। सेकंड हेडिंग में आप जो भी सवाल पूछा गया है कि ये मुझे बताएं, कि बताएंगे पाकिस्तान और ईरान के बीच में जो कासा वाला प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी क्या प्रोग्रेस है, तो डायरेक्ट आप उसको डिस्कस करने लग जाएं। ये नहीं कि पाकिस्तान और ईरान के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस करें। टू द पॉइंट, रिलेवेंट जो चीज पूछी गई है, स्ट्रेट फॉरवर्ड उस पे ही बात करें। नो बीट अबाउट द बुश। ठीक है, फिर आपके 4 पेजेस भी हो जाएंगे और फिर ज्यादा रिलेवेंसी भी नहीं होगी, रिलेवेंसी होगी और पास हो जाएंगे। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई इंटेंडेड टू कीप इट वेरी शॉर्ट एंड ब्रीफ, कि मैं ज्यादा डिटेल में भी ना जाऊं। और ये मेरी तरफ से आपको गाइडेंस है। इसके अलावा अभी आप इतना कुछ पढ़ नहीं सकते, जो आपके पास पहले से नॉलेज है उसको ही आपको यूज करना है। इसमें अभी आपके पास जो मटेरियल है कोटेशन फैक्ट्स का, उनको थोड़ा देखते रहें। और बाकी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, भले अगर आपने कुछ सीएसएस की तैयारी के दौरान कोई आउटलाइंस बनाई थी अपनी या कुछ, उनको थोड़ा देखते रहें कि ये आपने इस टॉपिक पे आउटलाइन बनाई थी। आप देखेंगे करंट आजकल कौन सी चीजें चल रही हैं, तो उस पे फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि यार ये ऐसा है जो इस पे सवाल आ सकता है और आपको उसके बारे में पता नहीं है, उसको वजह से थोड़ा बहुत एक दो आर्टिकल्स उसके पढ़ लें। बाकी स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर के दिन जाएं, थोड़ी गर्मियां हैं, तो अपने आप को हाइड्रेट रखें और प्रॉपरली फोकस होके प्लानिंग के साथ कि मुझे ये करना है वो करना है, उसी प्लानिंग के साथ जाके पेपर करके आ जाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। जब आप सब लोग पास हो जाएं, मुझे फिर आप मैसेज करिएगा कि सर अब डिस्क्रिप्टिव भी हो गई है, तो अब आगे क्या करना है। इंशाल्लाह साइकोलॉजिकल होती है, उसमें एज सच कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती है। बीइंग नेचुरल जो आप हैं उसी तरह होकर आ जाएं, हो जाएगी पास। ठीक है, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह, टेक केयर।